नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर। तो जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत है, किस तरह आप इसकी प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, उसे कैसे बढ़ाएं, ये भी आपको बताते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं, इनफैक्ट उसे पूरी तरह से अचीव कर पाएं। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mf@moneycontrol.com और आप हमें 7045220000 पर अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी पर फेसबुक और ट्विटर पर भी आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो योर मनी एक बार फिर हाजिर है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और आज योर मनी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्किट कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी साहब, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और साथ ही उनकी राय जानेंगे अलग अलग विषयों पर। खासतौर पर आज हमारा फोकस रहने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और आपके सवाल तो होंगे ही। तो विकास साहब, बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने कहा कि आज थोड़ा फोकस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और साथ में कोरोना काल ने हमें ये बताया है, बार बार बताया है कि दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ अगर कुछ है तो वो आपकी हेल्थ है। तो सबसे पहले उसे इंश्योर करें, बाकी चीजें अपने साथ अपने आप इंश्योर हो जाएंगी और अगर आप चंगे तो बाकी से सब भी बढ़िया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो विकास साहब, सबसे पहले तो ये कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि भाई आपको बस एक प्रीमियम ही देनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर चीज को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैं अगर 4 पैसे कहीं लगाऊं तो पलट के मुझे जरूर कुछ मिले। वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर टर्म इंश्योरेंस है या लाइफ का इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये किसी आड़े दिन में, खराब दिन में काम आएगा, भले रिटर्न कुछ ना दे। धन्यवाद विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हेल्थ इज वेल्थ और वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। वो कैसे है कि गोल प्लानिंग की जब आप बात करते हैं तो पहला कदम जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए। वो क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे केसेस में ऐसा देखेंगे कि लोग जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी जब होती है और जिंदगी का कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा पड़ाव आता है जब कोई क्रिटिकल बीमारी लगती है तो लोगों की पूरी सेविंग्स उड़ जाती हैं, लोगों के घर तक बिक जाते हैं। और कोरोना काल में भी हमने वो चीजें देखी। सो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि यदि किसी ने जिंदगी भर अपनी वो मेहनत करके जो अपना पैसा जोड़ा है और किसी वजह से अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या कि कोई बीमारी हो गई और उसका इलाज करवाने की जब जरूरत पड़ी तो वो पैसा इस्तेमाल में ना आए, जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उससे उनके वो मेडिकल एक्सपेंसेस निकल जाए तो उनकी लाइफ में उतना बड़ा बोझ नहीं आएगा, फाइनेंशियल बोझ, जितना कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा मेडिकल एक्सपेंस आ गया कि आपकी सेविंग्स उड़ जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं होता, बिकॉज उसमें इमोशनल और मेंटल एंड फाइनेंशियल सब लॉस होता है जी। तो चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ये बात तो साफ है। आपकी हेल्थ का अगर इंश्योरेंस है तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ का, आपकी वेल्थ का और जीवन में जो कुछ है वो सबका इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते और काम नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीजें पीछे ही छूट जाएंगी, उनका सवाल ही नहीं उठता। अब यह है कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो भाई हॉस्पिटल के बिल का कोई अंत नहीं है, डिपेंड करता है कि किस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन है, कितनी गंभीर बीमारी है, इसका भी कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी नीति सर, सबसे जो एक पहला प्रश्न आता है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं किसी के मन में कि मैं कितनी रकम का हेल्थ इंश्योरेंस लूं। जैसा मैंने कहा कि अब ये आसमानी सुल्तानी है, कोई नहीं जानता कि किस दिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और कितने पैसे लग जाएंगे। बिल्कुल सही विपिन जी, और क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग खर्चे भी हैं, बिकॉज हॉस्पिटल जितना मॉडर्न होएगा उतना एक्सपेंसिव भी होगा। तो किसी एक बीमारी का खर्चा जहां 5 लाख रुपया लगता है वहां किसी बड़े हॉस्पिटल में 15-20 लाख भी हो सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट किसी भी व्यक्ति को अपनी जो एनुअल सैलरी है उसका कम से कम 10 गुना या 15 गुना जो है उनका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। हालांकि ये एक बहुत फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक जनरल परसेप्शन होता है कि आप अपना जो भी सेविंग्स करते हैं सो उसमें 5-10% आपका जो एनुअल सेविंग्स है वो इंश्योरेंस कवर या उसमें जाना चाहिए। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके भी प्रीमियम आप तय कर सकते हैं। और अच्छी चीज क्या है विपिन जी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने शुरू में 5 लाख का या 10 लाख का लिया है और यदि उनकी आमदनी बढ़ती है
तो अगले साल वो अपना इंश्योरेंस जो है वो बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो बढ़ा नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो 5 लाख एक आइडियल रकम होगी जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, मतलब यंग है। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जब आप यंग रहते हैं तो उस तरीके से उतनी बीमारियों का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई दुर्भाग्यवश कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी बीमारी सामने आ जाए, तब अलग बात होती है। लेकिन इन जनरल 5 लाख से शुरुआत कीजिए, और अगर आपकी फैमिली है, मतलब आप सिंगल नहीं है, तो उस रकम को बढ़ाकर आप अपनी फैमिली के हिसाब से 10 लाख और अपनी कमाई के हिसाब से और बढ़ा भी सकते हैं। अब विकास जी, अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि अब कई तरह के प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस लेती हैं, आप उसका चुनाव कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में ना 5-6 फैक्टर कंसीडर करना बहुत जरूरी है। एक तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो कितना प्रीमियम आता है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर्ड है। ठीक है, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात की, कोई क्रिटिकल इलनेस आ गया, कुछ आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो बीमारियां उसमें कवर होनी चाहिए। फिर उसमें नो क्लेम बोनस होता है कि यदि, जैसे आपने बोला कि युवा अवस्था में मान लीजिए कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी और वो साल कुछ भी किसी भी तरह का मेडिकल एक्सपेंस अवेल नहीं किया, तो मेडिकल वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका एक इंसेंटिवाइज करती है, तो उसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। तो अगले साल या तो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा या प्रीमियम उतना ही दीजिए और थोड़ा कवर बढ़ जाएगा। तो एनसीबी क्या है, हॉस्पिटल्स कौन से कवर्ड है, कैशलेस उसमें है कि नहीं है, और उसमें वेटिंग पीरियड कितना, ये बहुत जरूरी है विपिन जी। कि कुछ लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं और उसके बाद में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में वो उसका इलाज कराने के लिए जब जाते हैं, तो जैसे ही वो ट्रैक होता है कि इनको ये बीमारी पहले से थी, तो हेल्थ इंश्योरेंस का उनको मेडिकल बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता। और ये हमने देखा है, ये अक्सर ये प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में आती है और फिर वो बोलते हैं कि हमारा ये मेडिकल इंश्योरेंस लेने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, अपना डिस्क्लोजर पूरे ईमानदारी से करिए, वो बहुत जरूरी है। उसमें आपको फिर क्लेम लेने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। राइट, चलिए, तो ये आपने इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स बताइए। क्या आपको पहले से डिसीजेस है वो बताइए, छुपाइए कुछ मत, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही कह रहे हैं विकास साहब। तो जैसा आपने कहा कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जाना चाहूंगा। मान लीजिए कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एक तो एक ये फैक्टर हो गया। उसके अलावा कुछ कंपनियों में इस तरह का भी होता है सर कि मान लीजिए उन्होंने 5 लाख का आपको बीमा दिया, तो वो इंडिविजुअल पे 1-1 लाख बांट देते हैं। और ये बात आदमी को तब समझ में आती है जब वो क्लेम लेने जाता है। उसको लगता है ये तो 5 लाख का था, लेकिन पता चला कि एक आदमी के लिए तो 1 ही लाख था, वो 5 लोगों के लिए। तो इस तरह के फैक्टर्स आपको कैसे पता चलेंगे, क्योंकि कई बार आपको थोड़ी मिस सेलिंग भी हो जाती है। जी, सो इसी केस में हम जैसे इंश्योरेंस के, जो अगर आप एक ब्रॉड वो देखेंगे, तो एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस होता है, एक फ्लोटर इंश्योरेंस होता है और एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। सो इंडिविजुअल इंश्योरेंस में आप अपनी लिमिट तय कर दीजिए, अपनी वाइफ की या बच्चों की लिमिट तय करेंगे तो उतनी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख का फ्लोटर पॉलिसी लिया, तो किसी भी एक इंडिविजुअल या किसी भी फैमिली मेंबर का अगर खर्चा वो 8 लाख 9 लाख भी होगा तो वो ऑनर हो जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी अगले साल फिर से रिस्टोर हो जाएगी 10 लाख के लिए। सो फ्लोटर पॉलिसी जो रहती है, फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो सबसे कारगर होती है इसमें, और वही ज्यादातर लोगों को लेना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल लेकर उसकी कैपिंग करके। बिकॉज आप 2-2 लाख का करेंगे 3 लोगों का, तो 6 लाख का आपका वो हो गया, लेकिन इंडिविजुअल को खाली 2 का ही मिलेगा। तो बेटर ये है कि 6 लाख की फ्लोटर पॉलिसी ले लीजिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये प्रोबेबिलिटी का खेल है कि जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों मेंबर किसी एक साल बीमार होंगे या 2 हो जाएंगे या किसी साल कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए फ्लोटर पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी या कॉर्पोरेट पॉलिसी जो होती है, वो जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक है। यदि जॉब छोड़ दी तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। जी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बहुत सारे लोग अब ये बोलते हैं कि मेरे पास तो एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है। क्या ये सलाह दी जानी चाहिए कि आप एक कॉर्पोरेट पॉलिसी लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी जॉब के कारण आपको मिली, लेकिन आपको एक इंडिविजुअल पॉलिसी पर्सनल लेवल पे भी लेके रखनी चाहिए? विपिन जी, जब रिटायर होता है व्यक्ति, 60 साल की आयु होती है और उसके बाद ही सबसे ज्यादा बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, और उस समय अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो वो जेब पे बहुत भारी पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, एक 30 साल का व्यक्ति अगर अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेता है 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, तो उनका प्रीमियम हार्डली 15-16 हजार रुपए आएगा। यही अगर वो 40 साल की उम्र में लेता है तो 25-26 हजार आता है। तो लगभग 10 साल की डिले की वजह से प्रीमियम ऑलमोस्ट 80-90% ऊपर बढ़ जाते हैं। और सोचिए 60 साल वाले व्यक्ति को पहले मेडिकल पूरा हिस्ट्री देना पड़ेगा, उनको एक पूरा सीरीज और प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, फिर उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी और उसका प्रीमियम बहुत हाई होता है।
और उस समय व्यक्ति रिटायर हो चुका है तो हिम्मत ही टूट जाती है कि हेल्थ इंश्योरेंस लूं कि नहीं लूं। इसलिए युवावस्था में जॉब करते हुए एक पैरेलल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कि एक पैरेलल, ठीक है, आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिल रहा है, थोड़े आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आप जॉब चेंज करते हैं, किसी कारण से जॉब छोड़ते हैं, किसी कारण से जॉब जाती है, या फिर आप कुछ और काम करते हैं और जैसे कहा कि एट ए टाइम आप रिटायर भी होंगे, लेकिन तब आप नई पॉलिसी लेने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी साबित होगी। एक आखिरी सवाल इस पर ले लेते हैं सर, वो ये कि इन दिनों क्रिटिकल इलनेस के कवर भी काफी आते हैं और हम देख रहे हैं कि काफी सारी बीमारियां अनफॉर्चुनेटली इन दिनों लोगों को हो जाती है, बड़ी बीमारियां भी होने लग गई हैं। तो क्या ये सही है कि आप क्रिटिकल इलनेस के कवर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इनफैक्ट अगर ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ेगा लेकिन शायद आप बड़े खर्चे को कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियों में रेगुलर बीमारियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्च आता है। जी, और अच्छी बात क्या है कि क्रिटिकल इलनेस वाले जो अगर आप इट्स अ सॉर्ट ऑफ राइडर कि आप एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें क्रिटिकल इलनेस को जोड़ देंगे, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का प्रीमियम 15,000 है तो वो क्रिटिकल इलनेस जोड़ने से खाली 16,500 1,500 1200 की रेंज के अंदर अंदर ही वो कवर आ जाता है। और वो लेना जरूरी भी इसलिए कि यदि मेडिकल हिस्ट्री कोई है फैमिली में, जैसे हार्ट से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है, और वो पता चल जाता है कि अगर आप 3-4 जनरेशन में देखते हैं कि ऐसा कोई ट्रेंड है जो फैमिली में है, तो जरूर ही लेना चाहिए, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज हाई। तो ये बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल इलनेस आप हेल्थ इंश्योरेंस में जोड़ लें। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई आपके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, किन बातों का ध्यान रखना है, किस रकम से स्टार्ट करना है, कैसे राइडर लेने, कैसे कवर लेने, क्या पैरेलल इंश्योरेंस जरूरी है अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो भी, और ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आई होप कि विकास साहब ने जो भी बताया उससे काफी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। और मैं तो यही कहूंगा, बिना देर किए, अगर आपने आज तक कोई निवेश या किसी चीज की शुरुआत नहीं की है, सबसे पहले इससे कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, चलिए, तो बात हो गई है हेल्थ इंश्योरेंस की। अब थोड़े सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त। नीतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? वैसे है डिटेल्स हमारे पास, लेकिन आपके श्रीमुख से सुन लेते हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। मेरा पहला टारगेट है कि मुझे 23 साल बाद 8 करोड़ रुपए का टारगेट चाहिए। ओह, क्या करेंगे आप 8 करोड़ का? रिटायरमेंट प्लानिंग सर। चलिए, गुड, अच्छा है, ठीक है। अभी आपकी उम्र 32 साल है और आप कह रहे हैं कि 23 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे और तब आपको 8 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये तो एक आपका मेजर बड़ा टारगेट हो गया। इसके अलावा सेकंड गोल है बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए, वो लगभग 20 साल बाद है। उसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए चाहिए हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए। ठीक है, 8 और 3 11 करोड़ हो गया। और अब मंथली इनकम 1.5 लाख से ऊपर, और कुछ आपके निवेश हैं, आप स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। वैसे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में आप 20,000 रुपए डाल रहे हैं, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 20,000, डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 15,000, फिर एक और पराग पारिक, फिर एक डीएसपी, फिर एक कैनरा रेबेको, कुल मिला के 84,000 रुपए डाल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, आप जितना कमा रहे हो उसके मुकाबले आप काफी बड़ा निवेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये 6 अलग अलग फंड है, क्या ये आपका निवेश सही है? क्या आपको इसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए? और क्या ये काफी है आपके उन दोनों गोल्स के लिए जो आपने रखे हैं? 8 + 3 11 करोड़ रुपए आपको चाहिए लगभग 20 से 23 साल के बीच में। तो विकास साहब, पूरा नीतीश जी का पोर्टफोलियो हमारे सामने है, इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? विपिन जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आपके इस तरह के ये एजुकेशन प्रोग्राम है, उसकी वजह से ही अभी निवेशकों को पता चल गया है कि अब जरूरत करोड़ों की है, लाखों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो अपना रिटायरमेंट किटी 8 करोड़ का टारगेट जो तय किया है और 3 करोड़ का टारगेट तय किया है, ये कुछ लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि बहुत हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाकई में इनको ऐसे जरूरत पड़ने ही वाली है अगले 20-25 सालों में। राइट। तो नीतीश जी, अगर आप 8 करोड़ के टारगेट की बात करते हैं, 23 साल का आपका टेन्योर है, तो 55,000 रुपए की मंथली सिप करेंगे तो जो आपने फंड्स दिए हैं लगभग आपका वो टारगेट पूरा करते हुए नजर आते हैं। और लगभग 30,000 का अगर एसआईपी आप करते हैं मंथली 20 साल के लिए, तो 3 करोड़ का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। मैंने 12% की कैलकुलेशन से लिया है, बहुत सारे फंड्स जो है वो 15, 16, 17% की CAGR से ग्रो करते हैं, तो टारगेट आपका अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात आपके जो फंड्स की, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये एडवाइस करूंगा कि आप डीएसपी क्वांट और डीएसपी स्मॉल कैप को मर्ज कर दीजिए, इन अ सेंस दैट जितना इन्वेस्ट किया है उतना ठीक है। आप डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आपको एक थोड़ा सा मल्टी कैप अप्रोच मिल जाएगा और वो सेक्टर्स मिलेंगे जहां पे ग्रोथ दिख रही है, विजिबल ग्रोथ दिख रही है।
आपके क्योंकि 2 का ये एक फंड हो जाएगा, तो मैं HDFC फोकस 30 फंड भी आपको एक सजेस्ट करूंगा। और क्योंकि आगे आगे आपकी जब थोड़ी आमदनी बढ़ेगी तो एक टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं। इंडिया डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक फंड है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। बाकी के फंड्स आपके अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू सर। चलिए, तो ऑल द बेस्ट है नीतीश साहब, सब कुछ ट्रैक पर ही है। 50-30 यानी 84 तो आप ऑलरेडी डाल रहे हैं इस समय, तो दोनों ही टारगेट आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो काफी कंजर्वेटिव कैलकुलेशन 12% के हिसाब से की विकास जी ने, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं तो इतने लॉन्ग टर्म में 20-25 साल में या 20 साल में आमतौर पे 16-17% का CAGR और समटाइम्स तो उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल ही जाता है। थोड़े बहुत चेंजेस बताए हैं, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, वो चेंजेस कर लीजिए और बाकी सब कुछ ट्रैक पर है। आगे आपकी आमदनी और बढ़ती है तो जरूर आप इसमें एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको एंड आई होप कि आपके सभी टारगेट्स पूरे हों एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। चलिए, तो ये हो गए नीतीश बाबू के लिए। अब एक सवाल है जो कि ईमेल पे है हमारे पास और वो है नीरज जी का। उम्र है 41 साल, मंथली इनकम 90,000, 15 साल में 3 करोड़ का आपने टारगेट रखा है और पोर्टफोलियो में क्या किसी बदलाव की जरूरत है, ऐसा आप पूछते हैं। अब क्या है पोर्टफोलियो, तो पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में 5,000 रुपए, इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपए और टाटा डिजिटल फंड जिसका अभी जिक्र कर रहे थे विकास जी, उसमें 5,000 रुपए, साथ ही टाटा फ्लैक्सी कैप में 5,000 और इस तरह से SBI स्मॉल कैप, SBI मल्टी कैप में 2,000। तो 5, 10, 15, 20, 25 करीब 27,000 के आसपास ये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, और इनको चाहिए 3 करोड़ रुपए अगले 15 साल में। क्या कहेंगे विपिन जी? अगर ये 15% से भी इनका ग्रो करता है तो 27,000 से इनका कुछ लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास कॉर्पस बनेगा, जो इनके टारगेट से थोड़ा शॉर्ट नजर आ रहा है। ओके। या तो इनको 15 साल में अगर 3 करोड़ जमा करने ही है तो इनको रफली 45,000 रुपए का SIP करना पड़ेगा, या फिर अगर ये अपनी अवधि 15 से बढ़ाकर 18 या 19 साल की करते हैं तो ये टारगेट इनका अचीव हो जाएगा। सो 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंड करें, बाकी इनकी आमदनी बढ़ेगी, SIP अमाउंट बढ़ाते रहिए। बीच में लमसम अगर आप कभी कोई बोनस आता है या कोई इंसेंटिव आता है, कुछ ऐसा होता है तो उसमें टॉप अप करते रहिए। जेन्युइनली आपकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है और मैं इसमें कोई ज्यादा बदलाव अभी एज ऑफ नाउ नहीं देखता। तो नीरज भाई एकदम साफ, ज्यादा कोई आपके जो फंड सिलेक्शन है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो चेंज नहीं करना है। हाँ, 27,000 करेंगे जो आज आप कर रहे हैं तो आप पहुंचेंगे करीब करीब 1.4 CR में। 15% से ग्रो कर गए तो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास, लेकिन आपका टारगेट थोड़ा ऊपर है तो आगे थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिएगा, 45,000 तक लेके जाना जितना हो पाए। ये नहीं कह रहे कि आप अपनी दूसरी जरूरतों को कट करके यहां सारा पैसा डालिएगा, लेकिन यह है कि आप थोड़ा बैलेंस बैठाइएगा और जितना बढ़ा सकते बढ़ाइएगा, तो आप धीरे धीरे अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। जैसा यहां पर है कि आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस है अच्छा है, पसंद आया विकास जी को, उसमें ज्यादा किसी चेंज की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो चलिए, ये हो गई नीरज जी को सलाह और ढेर सारी बातें कर ली हमने। तो अब तनिया गुप्ता हैं फोन लाइन पर। तनिया, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? सर, मेरी एज 32 इयर्स है और इनकम 75,000 है। वेरी गुड। और 10 साल में 25 लाख का टारगेट है घर के लिए। ओके, घर खरीदना चाहती हैं आप, ठीक है। हाँ जी, बताएं आगे। हेलो सर, मेरे पोर्टफोलियो आपके पास होगा तो मुझे ये सब मेरे फंड्स का चुनाव सही है क्या नहीं, ये पूछना था। जी बिल्कुल है, आपका पोर्टफोलियो जरूर बता देते हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकती हैं, दर्शक सुन पाएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में आप 2,500 रुपए डाल रही हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 रुपए, इसके अलावा ICICI प्रू ब्लू चिप फंड में 5, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 3, मेरे एसेट में 2,500, SBI फोकस इक्विटी फंड में 2,500, SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका, 4 और 3 7 फंड्स हैं। लेकिन अब हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से, विकास जी से, कि क्या आपको जो ये 10 साल में 25 लाख चाहिए और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो दोनों आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो विकास जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी तानिया जी, आपका टारगेट तो एग्जिस्टिंग जो आपका SIP चल रहे हैं उससे पूरा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जैसा विपिन जी भी बोल रहे थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि फंड्स थोड़े से ज्यादा है और उसमें कुछ बहुत सारा डुप्लीकेशन भी है। जैसे आपका फ्रैंकलिन ब्लू चिप है और फिर उसके बाद में ICICI ब्लू चिप भी है,
तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं इन सेंस, जो फ्रैंकलिन ब्लू चिप में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गया है तो जितना हो गया उसको रहने दीजिए, बाकी आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में बढ़ा दीजिए। आपके पास में स्मॉल कैप फंड भी है, आपके पास में मिड कैप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है। सो अगर आप 12% से ग्रो करते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 50-52 लाख रुपए का आपका कॉर्पस बन जाएगा। सो टारगेट तो आपका अचीव हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा अपना जो फंड है वो एक लार्ज कैप जो काफी सारा डुप्लीकेशन है उसमें मर्ज करके आप 1 या 2 लार्ज कैप रखें, फिर उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। चलिए जी, तो थोड़ा सा डुप्लीकेशन है उसको ठीक कर दीजिए तनिया। और आपको तो 25 लाख चाहिए थे, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट से ये 50-52 लाख हो जाएंगे। वैसे ये जरूर है कि तब आपको शायद उतने ही पैसे लगेंगे घर के लिए जो आपने सोचा होगा, क्योंकि थोड़ी महंगाई का भी मामला है, आगे चलते हुए जरूर महंगा पड़ेगा। और अगर और बेहतर घर मिल पाएगा तो क्या दिक्कत है। तो आपका सब कुछ ट्रैक पर है, थोड़े बहुत चेंजेस है वो बदल दीजिए और आगे आप इसमें और पैसे बढ़ा पाएंगे अपनी कमाई के लिहाज से, तो फिर और भी फायदा, और बेहतर घर खरीदेंगे। चलिए, अब ये हो गई तनिया जी। राहुल जी का भी ईमेल है, ले लेते हैं। हमारे साथ है राहुल जी, लिख रहे हैं कि उम्र आपकी है 43 इयर्स और साथ में आपको इक्विटी में 6 लाख के निवेश को लेकर सलाह चाहिए। 10 साल तक 6 लाख आप निवेश करना चाहते हैं हर साल। 1 साल बाद SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए कितनी रकम मिलेगी। SWP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विड्रॉल प्लान होना चाहिए। मैं बढ़ी हुई राशि के साथ मंथली आय भी चाहता हूं। सो थोड़ा सवाल इनका ये है विकास जी के 6 लाख ये निवेश करना चाहते, 43 इयर्स के तो हो गए हैं, अगले जो 10 साल है अब वो कह रहे 6 लाख निवेश करना चाहता हूं। अब मुझे लग रहा है कि ये साल के तो 6 लाख शायद नहीं करेंगे, 10 साल तक 6 लाख निवेश करने की बात कर रहे हैं और 1 साल बाद यानी कि जब ये निवेश की शुरुआत करेंगे तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी उसके तहत शुरू करना चाहते हैं। तो क्या सलाह हम इन्हें दे सकते हैं? सी विपिन जी, अगर इनके क्वेश्चन को जो मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है कि 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट रहेगी, लेकिन इनको अगले 1 साल में ही साल तक बिल्कुल उनको रेगुलर इनकम चाहिए। तो फिर इक्विटी तो बड़ा अनरियलिस्टिक एसेट क्लास हो जाएगा इनके लिए, बिकॉज अभी मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, कब सुधरेंगी और इमीडिएटली इनको इनकम 1 साल के बाद चाहिए। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि ये 6 लाख रुपया आप एक डेट हाइब्रिड फंड होते हैं, जैसे पहले MIPs उनको बोलते थे, मंथली इनकम प्लान्स, वैसा ही एक कोटक डेट हाइब्रिड फंड है, वो मंथली डिविडेंड पे करता है। एवरेज यील्ड उसकी फंड की जो है, मतलब डिविडेंड यील्ड रफली 6% के आसपास है। तो इनको मतलब 5,000 से लेके 5,500 रुपया महीने का आ सकता है यदि ये उसमें डाल देते हैं। फिर वो 10 साल तक रखें या 15 साल तक रखें, इनको ये पैसा आता रहेगा। अगर टिपिकली एक डेट हाइब्रिड फंड जो है वो 8 से 8.5% का एवरेज उनका लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो रिटर्न रहा है। यदि ये हर साल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि 10 साल के बाद मैं 1 साल के बाद अपना SWP करूंगा, तो फिर इनका 60 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो 60 लाख जो है वो 10 साल में इनका लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास होगा। और फिर वहां पे अगर ये अपना फंड को शिफ्ट कर देते हैं किसी डेट हाइब्रिड फंड में, तो इनको मंथली जो है 50-55 हजार रुपया हर साल आता रहेगा जब तक वो इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो क्योंकि इनका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो समझ में नहीं आया था, बट दोनों सिनेरियोज मैंने दे दिए कि यदि आप इनको इमीडिएटली अगले साल से इनकम चाहिए 10 लाख के ऊपर, तो एक कंजर्वेटिव फंड में आइए। यदि इनको 10 साल तक हर साल 6 लाख इन्वेस्ट करना है, तो फिर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए और अपना 10 ईयर कंप्लीट होने से पहले उसको पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर दीजिए इन द सेफर फंड्स। और तब इनको शायद रफली अगर 6% यील्ड से भी हम डिविडेंड या रेगुलर इनकम माने SWP की, तो 50-55 हजार के आसपास मंथली इनको मिल सकती है। ठीक है राहुल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं या बाद में जब भी सुने तो क्योंकि हमारे शो YouTube वगैरह पे भी उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी भी समय की बाध्यता नहीं कि इस समय नहीं सुने तो बाद में आपको आपका सवाल नहीं मिल पाएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। तो दोनों ही सिनेरियो में सवाल जितना हम समझ पाए, आप सीधे होते तो और सीधा सवाल समझ लेते, लेकिन जितना समझ पाए तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं विकास जी, उन्होंने दोनों सिनेरियो बना के आपके लिए बेहतरीन आंसर दे दिया यहाँ पे। इन ईदर वे, इन ईदर सिनेरियो आप एक बढ़िया इनकम रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 6 लाख डाल रहे हैं 10 साल के लिए तो भी आपके लिए मौका है, और अगर आप हर साल 6 लाख डाल के अपना पोर्टफोलियो खड़ा करेंगे तो उसमें फिर आपको क्या करना है और कितनी कमाई होगी वो भी आपको साफ कर दिया है। राइट, तो चलिए राहुल जी के लिए हो गई सलाह, दो सिनेरियो बता दिए तो बोनस हो गया इनके लिए। तो चलिए अब वक्त है इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले हम अपनी परंपरा को निभाएंगे और विकास जी से पूछेंगे कि उनकी पसंद के टॉप 4 फंड कौन से हैं जिसमें हमारे दर्शक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। विकास जी, कौन से वो फंड्स? आज के सिनेरियो में अगर देखेंगे तो मैं 4 फंड बोलूंगा। कोटक ब्लू चिप पोर्टफोलियो में ले लीजिए, टाटा लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए, एक PGIM
मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है वो ले लीजिए और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ले लीजिए। ये 4 फंड अगर आपने पोर्टफोलियो में रख लिए तो आपको मार्केट्स का एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा और पोर्टफोलियो भी आपका अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। चलिए, आई होप कि हमारे दर्शकों ने चारों फंड नोट कर लिए होंगे और एक अच्छा मिक्स है ये, और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप इन फंड से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी, आज वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और ढेर सारी बातें हमसे करने के लिए। तो योर मनी में हमेशा होती है आपके काम की, आपके फायदे की, आपके पैसे को बढ़ाने वाली बातें, और ये सिलसिला रोज चलता है, सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आप हमें, जैसा हमने कहा, अपने सवाल पूछने के लिए mf@moneycontrol.com पर मेल कर दीजिए। आप छोटा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप 7045220000 पर उसे व्हाट्सएप कर दीजिए, और लाइव शो में भी ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शन है, आपकी इच्छा है कैसे सवाल पूछेंगे, हमारा काम है आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह देना। तो चलिए, आज के शो के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।